मेरे प्रिय आत्मन, बात की शुरुआत एक जीवंत कहानी के साथ करूंगा। किसी जंगल में एक कांच का महल बना हुआ था। अलग अलग तरह के शीशों से महल की सजावट की हुई थी। कई कांच ऐसे थे जिनमें लंबा चेहरा दिखाई देता था। महल में कई कांच ऐसे थे जिनमें चौड़ा चेहरा दिखाई देता था, तो कई कांच ऐसे थे जिसमें 100 प्रतिबिंब नजर आते थे। एक दफा की बात है, कांच के महल में अचानक एक कुत्ता घुस गया। कुत्ता जैसे ही कांच के महल में घुसा, उसने घुसते ही अपने सामने चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते देखे। उसे चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते नजर आने लगे। जैसे ही कुत्ते ने कुत्तों को देखा कि भौंक पड़ा, और उसके भौंकने के साथ ही कांच में रहने वाले कुत्ते भी भौंकने लगे। कुत्ता भला दूसरे कुत्तों का भौंकना कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अपने नाखून कांच पर गड़ा दिए, दांतों से किटकिटाने लगा, टूट पड़ा, आखिर लहूलुहान हो गया, बेहोश होकर गिर पड़ा और मर गया। कांच के महल के मालिक ने कुत्ते को उठाया और अपने महल के दूर फेंक दिया। एक दिन की बात, उसी कांच के महल में एक राजकुमार आया। राजकुमार ने जैसे ही कांच के महल में अपना कदम रखा कि उसे सामने चारों तरफ राजकुमार ही राजकुमार नजर आने लगे। वो बड़ा प्रफुल्लित हुआ, हर्षित हुआ, मुस्कुराने लगा। उसने सारे राजकुमारों को अपने गले लगाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाए कि कांच में रहने वाले राजकुमार भी, उन्होंने भी आगे हाथ बढ़ाए और सब एक दूसरे को गले लगाने लगे। राजकुमार हर्षित मन के साथ वहां से बाहर निकल पड़ा, लेकिन कांच के महल के मालिक ने अपने सारे शिष्यों को इस बात का संदेश दिया कि मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में एक पाठ मुझे सीखने को मिला, और पाठ यह है कि अगर तुम एक कुत्ते बनकर के दुनिया के महल में जाओगे तो तुम्हें चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते नजर आएंगे, पर अगर तुम एक राजकुमार बनकर दुनिया में जाओगे तो तुम्हें राजकुमार ही राजकुमार नजर आएंगे। हर कोई आदमी अपने जीवन में MBA करना चाहता है, जीवन के मैनेजमेंट सीखना चाहता है, बिजनेस के मैनेजमेंट सीखना चाहता है, लेकिन बिजनेस का मैनेजमेंट सीखने से पहले कहीं यह ज्यादा जरूरी है कि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन का मैनेजमेंट, अपने जीवन का प्रबंधन पहले सीखे। जीवन तो परमपिता परमात्मा का दिया हुआ एक महान पुरस्कार है, एक महान उपहार है। जो लोग जीवन को जीना नहीं जानते, उनके लिए कहा जाता है कि यह जीवन बांस का एक टुकड़ा है, लेकिन जो लोग जीने की कला समझ जाते हैं, उनके लिए जीवन बांस का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि उनके लिए जीवन संगीत को पैदा करने वाली बांसुरी बन जाया करता है। जीवन को बांस का टुकड़ा बना बैठना, यही इंसान के जीवन की पराजय है। और इंसान अगर अपने जीवन को संगीत को पैदा करने वाली अगर बांसुरी बना दे, तो यही इंसान के जीवन की जीत है। हर इंसान को ईश्वर के घर से 24 घंटे हर रोज मिलते हैं, लेकिन इन 24 घंटे का उपयोग इंसान कैसे करता है, ये इंसान की समझ बूझ पर निर्भर करता है।
बिल क्लिंटन को भी 24 घंटे मिलते हैं, बॉबी को भी 24 घंटे मिलते हैं, मुझे भी हर रोज 24 घंटे मिलते हैं और आपको भी हर रोज 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे में से न तो 5 मिनट किसी को ज्यादा मिलते हैं और न ही 5 मिनट किसी को कम मिला करते हैं। 24 घंटे किसी मालवाहक ट्रक की तरह हुआ करते हैं। अब इन ट्रकों में कोई व्यक्ति माटी भरे या सोना भरे, ये स्वयं व्यक्ति की अपनी अपनी समझ पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति अपने इन 24 घंटों में क्या भरना चाहता है। बैठे बैठे निकम्मे गुजारना चाहता है या इन घंटों का उपयोग अपने व्यापार के लिए, इन घंटों का उपयोग अपने पढ़ाई के लिए, इन घंटों का उपयोग अपनी जीवन की तरक्की के लिए करना चाहता है, ये इंसान की समझबूझ पर निर्भर करता है। हर कोई व्यक्ति एक तयशुदा जीवन अपने साथ लिखा कर लाता है, लेकिन इस तयशुदा जीवन को कितने साल तक कहां क्या क्या बैठाना है, यह स्वयं इंसान की समझ और बूझ पर निर्भर करता है। जब कोई इंसान 10 साल का हो जाए तो उसे अपनी मां का हाथ छोड़ देना चाहिए। जब कोई इंसान 10 साल का हो जाए तो मां की अंगुली पकड़ करके चलना छोड़ देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति 20 साल का हो जाए तो उसे खिलौनों के साथ खेलना छोड़ देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति 30 साल का हो जाए तो उसे इधर उधर आंख मारना छोड़ देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति 40 साल का हो जाए तो उसे होटल में खाना छोड़ देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति 50 साल का हो जाए तो उसे रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाए तो उसे व्यापार करना बंद कर देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति 70 साल का हो जाए तो पत्नी के साथ सोना बंद कर देना चाहिए। 80 साल का अगर हो जाए तो गरिष्ठ भोजन का त्याग कर देना चाहिए। 90 साल का हो जाए तो जीने की आशा छोड़ देनी चाहिए और 100 साल का हो जाए तो दुनिया ही छोड़ देनी चाहिए। हर किसी व्यक्ति को अपना जीवन का मैनेजमेंट खुद सीख लेना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन का मैनेजमेंट बैठा लेना चाहिए। आदमी सीखने के नाम पर केवल बिजनेस मैनेजमेंट सीखता है, लेकिन कोई भी आदमी अगर किसी से वंचित रह जाता है तो अपना लाइफ मैनेजमेंट सीखने से वंचित रह जाता है। हर व्यक्ति एमबीए करे, ये उसके लिए सफलता की कहानी है, लेकिन एमबीए से पहले कहीं ज्यादा जरूरी है कि आदमी एलएमए कर ले ताकि वो लाइफ मैनेजमेंट के गुर जीवन में सीख सके। जीवन का मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिजनेस मैनेजमेंट जीवन का एक हिस्सा है। बिजनेस मैनेजमेंट जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट ये बिजनेस मैनेजमेंट से भी कहीं ज्यादा ऊंचा हुआ करता है। जीवन का निर्माण बड़ी बड़ी बातों से नहीं होता, जीवन का निर्माण छोटी छोटी बातों से हुआ करता है और छोटी छोटी बातें ही जीवन में अपना महत्व रखती है। एक युवक आत्मज्ञान की जिज्ञासा लिए हुए एक सद्गुरु के पास पहुंचा और उसने झट से दरवाजा खोला, धम से दरवाजा खोला, एक तरफ अपने जूते फेंके और गुरु के पास जाकर के प्रणाम करने लगा और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं आपसे आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया हूं। गुरु ने युवक को देखा और कहा कि अगर तुम आत्मज्ञान की शिक्षा पाना चाहते हो तो पहले जाकर दरवाजे से और अपने जूतों से माफी मांगो। युवक चौंका। उसने कहा कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का यह कौन सा तरीका हो गया कि जूतों से माफी मांगनी पड़े। गुरु ने कहा कि जो आदमी अभी तक अदब से जूते खोलना भी नहीं सीख पाया, वो आदमी आत्मज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं हुआ करता। जिस आदमी को अभी तक दरवाजा खोलना नहीं आता, जिस आदमी को अभी तक जूते ढंग से खोलने नहीं आते, छाता कहां रखा जाना चाहिए अभी तक व्यक्ति को यह नहीं पता, घर में आने के बाद पैंट और पतलून कहां रखनी चाहिए, जब तक व्यक्ति को ये जीवन की छोटी छोटी बातें ही पता नहीं है, कोई भी व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के द्वार पर पहुंचने का अधिकारी भी वो कैसे बन जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हर आदमी मंदिर में चला जाए, हर आदमी सामायिक करनी शुरू कर दे, हर आदमी अध्यात्म के द्वार पर चला जाए। अध्यात्म के द्वार पर जाने से पहले व्यक्ति के भीतर अध्यात्म को जीने की पात्रता भी अर्जित होनी चाहिए और यह पात्रता जीवन की छोटी छोटी बातों से, जीवन की छोटी छोटी बातों से आदमी के जीवन में पात्रता का निर्माण होता है। एक कंपनी में एमबीए युवकों का इंटरव्यू लिया जा रहा था।
नौकरी के लोगों को तलाश थी और एमबीए के छात्र, एमबीए के युवक नौकरी प्राप्त करने की भावना से इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे। एक एक करके इंटरव्यू देते चले गए। सबका इंटरव्यू पूरा हो गया। अंत में एक युवक आया जिसने जैसे ही भीतर कदम रखा, कदम रखते ही उसने सामने देखा पेपरवेट जमीन पर पड़ा है। उसने पेपरवेट उठाया और टेबल पर रखा, पेपरवेट उठाया और टेबल पर रखा और इंटरव्यू देने के लिए अंदर चला गया और जाकर के कहा कि मैंने एमबीए तो नहीं किया, मैंने एमबीए तो नहीं किया है, केवल बीकॉम किया है, लेकिन मैं आपकी कंपनी के लिए निश्चित तौर पर उपयोगी व्यक्ति साबित हो सकता हूं। इंटरव्यू लेने वाले ने, मैनेजर ने उस युवक को देखा। उसके बाल सलीके से सजे हुए थे, कपड़े सादगी से पहने हुए थे। उसने देखा कि उसके जूतों पर पॉलिश की हुई है और उसने यह भी देखा कि जब उसने कमरे में कदम रखा तो कदम रखने के साथ ही उसने खास तौर पर इंटरव्यू की परीक्षा लेने के लिए एक पेपरवेट कमरे के बीच में रखा हुआ था। युवक ने कदम रखते ही सबसे पहले पेपरवेट उठाया और टेबल पर रखा। जैसे ही युवक ने पेपरवेट टेबल पर रखा, आगे की बात और इंटरव्यू लेने की जरूरत ही न पड़ पाई और मैनेजर ने, इंटरव्यू लेने वाले मैनेजर ने झट से उसे कह दिया कि कल से तुम्हारी नौकरी पक्की, कल से तुम्हारी नौकरी पक्की। एमबीए करने वाले छात्रों ने कहा कि आपको एमबीए के छात्र रखने थे, लेकिन आपने केवल बीकॉम का छात्र रखा। आखिर हमारे पास इंटरव्यू देने में किस चीज की कमी रही? मैनेजर ने कहा, कंपनी के मैनेजर ने कहा कि निश्चित तौर पर एमबीए तो तुम लोगों ने कर रखा है, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति बिजनेस मैनेजमेंट सीखेगा पर लाइफ मैनेजमेंट ना सीख पाया, तब तक वो हमारी कंपनी में रहने के लायक व्यक्ति नहीं बन पाएगा। बोले कि आपने किस आधार पर देखा कि हमें लाइफ मैनेजमेंट नहीं आता? बोले आप लोगों के लॉफ्राई की तरह संवारे हुए बाल, पहने हुए कपड़े और इस युवक के द्वारा पहने गए सादगीपूर्ण कपड़े और साथ ही साथ कमरे में कदम रखते ही इसने पेपरवेट उठाया और ऊपर रख दिया था। मैंने पेपरवेट, केवल आपसे जो प्रश्न पूछे गए वो ही केवल इंटरव्यू के प्रश्न नहीं थे, बल्कि पेपरवेट को उठा के रखना वो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। और ये पेपरवेट वही व्यक्ति उठाकर रख सकेगा जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में लाइफ मैनेजमेंट के गुण सीखे हैं। जिस व्यक्ति ने लाइफ मैनेजमेंट के गुण सीखे हैं, छोटी छोटी बातों से जीवन का निर्माण हुआ करता है और छोटी छोटी बातों की तरफ ही आज मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा। अगर किसी भी व्यक्ति को गाजर घास उगानी हो तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप जंगली गाजर घास उग आएगी। पर अगर मौसम के फूल अगर उगाने हैं तो 2-4 सप्ताह उसे मेहनत भी करनी पड़ेगी। पर अगर छायादार वृक्ष अगर उसे अपने जीवन में लगाने हैं तो जीवन की प्रत्येक बात पर, छोटी से छोटी बात पर उसे ध्यान देना होगा और जीवन को छायादार वृक्ष बनाने के लिए पहल करनी होगी। छायादार अगर वृक्ष बनाना है, जीवन को फलों से लदा हुआ अगर वृक्ष बनाना है तो पेड़ को पूरी तरह सींचना होगा और उसके हर दम, हर कदम पर, हर रोज उस पर ध्यान देना होगा। आज हम लोग लाइफ मैनेजमेंट के गुण सीखेंगे और लाइफ मैनेजमेंट के गुण सीखते हुए ही आज जो बातें कहूंगा वे बातें कोई एमबीए होने की नहीं है, बिजनेस मैनेजमेंट सीखने की नहीं है, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट की बातें तो आपको हर क्लास में, हर बड़ी से बड़ी कॉलेज में सिखा दिया जाएगा। हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी ने हम लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया था और बिजनेस मैनेजमेंट इस रूप में सिखाया था कि जब हम छोटे थे तो हम लोगों को बही खाता लिखना सिखा दिया गया था, क्योंकि पिताजी कहा करते थे कि बच्चों, जिंदगी में पिता का कोई भरोसा नहीं है कि कब तक रहे और कब तक न रहे, कब कौन चला जाए कोई पता नहीं, बच्चों को भूखा न मरना पड़े। इसलिए आओ मैं तुम लोगों को सबको बही खाता लिखना सिखा देता हूं, ताकि अगर कोई व्यापार न भी कर पाए तो कम से कम मुनीमाई करके तो अपना पेट भर ही लोगे। और तब बही खाता लिखना सिखा दिया गया और बही खाता लिखना सीखने के लिए घर के आवक और जावक का जमा खर्च किया जाता था कि आज 4 आने का धनिया आया, 8 आने की अदरक आई, 2 रुपये की सब्जी आई, 4 रुपये की चीनी आई और जितनी चीजें आती चली गई सबको हम लोग जमा खर्च नावे खर्च करते। 100 रुपया अगर पापा जी ने दिया घर खर्चा चलाने के लिए उसको जमा करते और जो खर्चा हुआ उसको नावे करते, तलपट बनाते और इस तरह से 10, 12, 14 साल की उम्र में भी हम लोगों ने बिजनेस मैनेजमेंट के गुण सीख लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि केवल आपके बच्चों को बिजनेस मैनेजमेंट सिखाना है तो आप लोग अपने साथ
अपने बच्चों को अपने व्यापार पर ले जाएं और व्यापार पर ले जाकर जो व्यापार आप करते हैं वो व्यापार उसे सिखाएं। आपके साथ रोज जाते जाते बिजनेस मैनेजमेंट वो अपने आप सीख जाएगा। पर लाइफ मैनेजमेंट सीखने के लिए आपके साथ जाने मात्र से काम न चलेगा। लाइफ मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको किसी चंद्रप्रभ की शरण लेनी पड़ेगी। लाइफ मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको जीवन की पाठशाला में आना पड़ेगा और जीवन के स्कूल, जीवन के विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले पाठों को सीखना होगा। आइए आज हम सीखते हैं लाइफ मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट के गुण लेते हैं। और लाइफ मैनेजमेंट के गुण लेने के लिए ही सबसे पहले ये ज्यादा जरूरी है कि आदमी अपने आप में ये देखे कि उसकी जीवन शैली कैसी है। हर आदमी की जीवन शैली कैसी है, पहले चरण में तो आदमी ये देखे। आदमी को ये पता होना चाहिए कि उसे कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, उसे कैसे खाना चाहिए, किस तरीके से उसे जीना आना चाहिए, किन लोगों के साथ बैठना चाहिए, किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, किस तरह से वाणी व्यवहार का उपयोग करना चाहिए। अंग्रेजी की कहावत है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर आप रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तो ऐसा करने से आप स्वस्थ भी रहेंगे, बुद्धिमान भी होंगे और धनवान भी बनेंगे। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति सुबह जब भी उठे तो उठने के समय पहली बात तो ये ध्यान रखे कि हर कोई व्यक्ति सूर्योदय से पहले जग जाए। जब दुनिया में चिड़ियाएं जग जाती हैं, कबूतर जग जाते हैं, मुर्गे जग जाते हैं, जीव जंतु सूर्योदय से पहले जग जाया करते हैं, तो फिर एक इंसान ही ऐसा क्यों रहे जो कि सूर्योदय के बाद जगे। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद जगा करते हैं वे लोग सांझ को केवल सूर्यास्त ही देख पाते हैं, वे लोग उगते हुए सूरज का आनंद नहीं ले पाते। जो व्यक्ति उगते हुए सूरज का आनंद नहीं ले पाता वो डूबते हुए सूरज का आनंद लेता है, और डूबते हुए सूरज को देखने वाला अपने भाग्य को भी केवल अस्त होते हुए देखता है, भाग्य का उदय वो कभी नहीं देख पाता। वो अपने भाग्य का उदय नहीं देख पाता है। हर कोई व्यक्ति सूर्योदय से पहले जगे। पहले जमाने में लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 5 बजे उठ करके और फिर कोई वेदों का पाठ करता, कोई शास्त्र पढ़ता, कोई अपनी पढ़ाई को याद किया करता था। याद रखिए, शाम को बैठकर 4 घंटे जो पढ़ाई की जाती है उसकी बजाय सुबह बैठकर 1 घंटे अगर पढ़ाई की जाए तो रात के 4 घंटे की बजाय सुबह की 1 घंटे की पढ़ाई कहीं ज्यादा याद रहा करती है। सुबह की 1 घंटे की पढ़ाई कहीं ज्यादा याद रहा करती है। कारण यह है कि व्यक्ति रात भर सोया हुआ है, बैटरी उसकी चार्ज है, दिमाग की और शरीर की बैटरी रात भर सोने के कारण चार्ज हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति सुबह उठ करके पढ़ेगा तो उसको जिंदगी भर वो पाठ याद रहेंगे। पहले जमाने में अगर किसी व्यक्ति ने 3री क्लास की पढ़ाई की है, 4थी 5वीं की पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी उसको आज भी अगर गणित के सवाल पूछे जाएं तो आपके कंप्यूटर के जवाब बाद में आएंगे, कैलकुलेटर के जवाब बाद में आएंगे, उससे पहले उसके गणित के पहाड़े काम आ जाएंगे। 3री 4थी की पढ़ी हुई पढ़ाई सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने की जो आदत रही उसी के चलते उन लोगों को स्मरण शक्ति भी ठीक रही और याददाश्त के कारण, अच्छी याददाश्त के कारण उनको हर पढ़ाई याद रही। सुबह जल्दी जगिए, शाम को जल्दी सोइए। अगर आप जल्दी सुबह उठते हैं तो उठने के साथ याद रखिए कि जब भी हम सुबह उठें अपने हर दिन की शुरुआत हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न मन के साथ करें। अपने हर दिन की शुरुआत स्वस्थ और प्रसन्न मन के साथ करें, न कि रोते झींकते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। अगर आपको लगता है आपके घर में बच्चे छोटे हैं, मैं कहना चाहूंगा आप अपने छोटे बच्चों को सूर्योदय से पहले जगा दें। अगर उनको नींद आती है फिर दोबारा सो जाएं, दोपहर में सो जाएं, लेकिन सुबह सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए। ये बर्फखाना मैदान प्रवचन माला की जितनी बड़ी बड़ी देने रही है उनमें एक दिन ये रही कि जितने भी लोग दूर दराज से यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए आते हैं वे लोग रोजाना सुबह 4-5 बजे जगते हैं, अपने घर के सारे कामकाज निपटाते हैं और यहाँ पर पहुंचते हैं। प्रवचन माला ने इंसान को सूर्योदय से पहले जगना सिखाया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने काम निपटाने सिखाए। सुबह जल्दी जगिए और अपने हर दिन की शुरुआत बिल्कुल स्वस्थ मन के साथ कीजिए, फुर्ती के साथ उठिए। स्फूर्ति आपके जीवन में रहनी चाहिए। उठते ही पहला काम कीजिए, सुबह उठते ही मुस्कुराइए।
सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले, आंख खुलते ही 1 मिनट तक तबीयत से मुस्कुराइए। मुस्कुराने से आपके दिमाग की एनर्जी परफेक्ट हो जाएगी, एनर्जी में बढ़ोतरी होगी। जैसे ही आप सुबह मुस्कुराएंगे, आपके दिमाग की कोशिकाएं भी जागृत हो जाएंगी, शरीर में स्फूर्ति का संचार हो जाएगा, आलस्य दूर हो जाएगा, मन की स्थिति पॉजिटिव बन जाएगी। सुबह उठते ही पहला काम करें, और पहला काम है सुबह उठते ही मुस्कुराइए। दूसरा काम, घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग आपके घर में रहते हैं, दूसरा काम यह कीजिए कि सुबह उठ करके उनको प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने में कभी भी संकोच मत खाइए, प्रणाम करने में कभी भी शर्म मत खाइए। हो सकता है अभी तक ये आदत आपके जीवन में न हो, पर अगर कोई भी आदत, अच्छी आदत तो जब भी डाल दी जाए, जागे तभी सवेरा। अच्छी आदत तो जब भी डाल दी जाए तब डाल दी जाए। अगर आप अपने बड़ों को प्रणाम न करेंगे तो सोचो कि किसको प्रणाम करेंगे। अगर आप अपने मम्मी पापा को सुबह उठकर धोख नहीं लगाते हैं तो किसको धोख लगाएंगे। गुरु महाराज के चरणों में जाकर धोख लगाना आसान होता है, लेकिन घर में जिनसे पैदा हुए हो उनके प्रति अपने प्रणाम के प्रतिदिन की आदत रखना, यह मासक क्षमण की तपस्या करने के समान है। सुबह उठकर अपने मम्मी पापा सबको सुबह उठ करके प्रणाम कीजिए। मैं तो कहूंगा कि अगर आपके बड़े भाई हैं, भाई भाई अगर आप साथ रहते हैं, भाई बहन अगर साथ रहते हैं, भाभी और देवर साथ रहते हैं, तो मैं तो ये सलाह देना चाहूंगा कि बड़े भाई के भी पांव छुओ, बड़ी भाभी के भी पांव छुओ। जरा आप पांव छूकर देखिए तो सही, केवल 3 दिन अपनी बड़ी भाभी के, बड़े भाई के पांव छूकर देखिए, आपके प्रति उनका नजरिया, आपके प्रति उनका प्यार 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना न बढ़ जाए तो मेरा नाम न कहे। और 100 गुना उनका प्यार आपके प्रति बढ़ जाएगा। आपके प्रति अगर झगड़े के भाव हैं तो झगड़े के भाव हट जाएंगे। अगर आपसे अलग होने के भाव हैं तो अलग होने के भाव भी उनके जीवन से हट जाएंगे। बड़ा चमत्कार है प्रणाम में। प्रणाम करने के बड़े अच्छे परिणाम हुआ करते हैं। प्रणाम करने के बड़े अच्छे परिणाम हुआ करते हैं। कहते हैं कि जब महाभारत के प्रांगण में, युद्ध के मैदान में कौरव और पांडव दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे, लड़ाई शुरू होने वाली थी। भगवान कृष्ण अपनी गीता का उपदेश भी दे चुके थे। अर्जुन ने गांडीव अपने हाथ में उठा लिया था कि तभी युधिष्ठिर, सारे रथ आगे बढ़े कि युधिष्ठिर ने कहा कि जरा 1 मिनट के लिए ठहरो। सभी लोग चौंक पड़े कि बढ़ी हुई सेना को युधिष्ठिर ने किस कारण से रुकवा दिया। कहते हैं कि युधिष्ठिर ने कहा कि रथ सारे रोक दिए जाएं। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा रथ आगे बढ़ाया जाए। बीच मैदान में रथ बढ़ाया गया। राजा था, आदेश चला, आदेश था, बीच मैदान में चला आया युधिष्ठिर। अपने जूते उतारे, अपनी पगरखी उतारी, अपने शस्त्र नीचे उतार कर रखे और कौरवों की सेना के सामने निहत्थे रवाना हो गया। सारी पांडव सेना के बीच में तहलका मच गया कि युधिष्ठिर ये क्या कर रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने जो काम किया वो काम आने वाली हर पीढ़ी को समझ लेना चाहिए। और काम तब ये किया, युधिष्ठिर निहत्था बिना जूते पहने और कौरवों की सेना की तरफ बढ़ते चले गए। सबसे पहले गए भीष्म पितामह के रथ के पास और वहां जाकर के उनके चरण स्पर्श किए। और जैसे ही चरण स्पर्श किए करने के साथ ही आशीर्वाद मिला, विजयी भव। जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम करने के साथ ही आशीर्वाद मिला, विजयी भव। युधिष्ठिर ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, वहां से भी यही आशीर्वाद मिला, विजयी भव। और जैसे कृपाचार्य को प्रणाम किया, फिर यही आशीर्वाद मिला कि विजयी भव। दुर्योधन सक पका उठा, क्रोध से तिल मिला उठा। भीष्म से पूछा कि पितामह, आप युद्ध तो लड़ रहे हैं मेरी तरफ से और विजय की कामना कर रहे हैं युधिष्ठिर के लिए, प्रतिपक्ष के लिए आप विजय की कामना कर रहे हैं। तब भीष्म ने कहा, अरे मूर्ख, अरे जो काम युधिष्ठिर ने किया अगर वही काम तुम भी करते और तुम भी अगर युधिष्ठिर के पास प्रणाम करने के लिए जाते तो तुम्हें युधिष्ठिर भी यही आशीर्वाद देता कि विजयी भव। तो तुम्हें युधिष्ठिर भी यही आशीर्वाद देता। निश्चित तौर पर युधिष्ठिर ने ऐसा करके हम सारे गुरुजनों को प्रभावित कर लिया। अब अगर हम युद्ध भी लड़ेंगे तो युद्ध तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, लेकिन पांडवों में से किसी भी भाई की हत्या हम नहीं करेंगे। पांडवों में से किसी भी भाई की हत्या हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो विनम्रता का गुण, जो प्रणाम का गुण पांडवों के पास रहा है, अगर कौरवों के पास भी यही गुण हो जाता तो अब आज ये युद्ध न होता।
प्रणाम के बड़े फायदे हैं। जो भी व्यक्ति सुबह उठ करके अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पांव छूता है वह भाग्यशाली है, वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिस व्यक्ति को सुबह उठते ही बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद मिला करते हैं। वे हतभागे हैं, उनके भाग्य कमजोर हैं जो लोग बड़े बुजुर्गों के जीवित रहते हुए भी उनके आशीर्वाद सुबह सुबह नहीं ले पाते हैं। पहला काम करें मुस्कुराएं, दूसरा काम करें बड़े बुजुर्गों के पांव छुएं, तीसरा काम करें लैट्रिन बाथरूम से फारिग होकर के स्नान कर लीजिए। स्नान करते ही आप बिल्कुल पूरी तरह से जागरूक हो जाएंगे। स्नान करते ही आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, आलस्य दूर हो जाएगा। स्नान करें, स्नान करने के बाद 15 से 20 मिनट या आधा घंटा या तो सुबह सुबह टहलने के लिए जाएं और या फिर आधा घंटा योगाभ्यास करें। योगाभ्यास करने से शरीर की जड़ता दूर होती है और शरीर को स्फूर्ति की प्राप्ति होती है। पहले जमाने में लोग सुबह सुबह घूमने के लिए जाते थे, इसीलिए स्वस्थ रहते थे, उनको दवाइयां ज्यादा खानी नहीं पड़ती थी। आज की तारीख में लोग अगर उठते हैं 8 बजे तो सुबह की हवा तो खा ही ना पाए, सुबह की सैर ना कर पाए, सुबह शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण ना कर पाए, तो परिणाम ये निकलेगा आदमी दिन भर 9-9 घंटे कुर्सी पर बैठता है, कंप्यूटर के आगे बैठता है, आंखें भी कमजोर हो जाती है, कमर असमय में उसकी दुखने लग जाती है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, गोडे दुखने लग जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शरीर आपका स्वस्थ रहे तो इंसान का पहला सुख कौन सा है? पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। अगर आपके पास 7 तरह के सुख हों पर अगर पहला सुख आपके पास नहीं है तो छठे के 6 के 6 सुख भी आपके लिए सुख न कहलाएंगे। इसलिए पहला सुख है और वो है निरोगी काया। और काया को निरोगी रखने का पहला माध्यम है आधा घंटा या तो योगाभ्यास कीजिए, योगासन कीजिए और या फिर घर से बाहर निकल जाइए और पूरी तेज गति के साथ चलते हुए 2 किलोमीटर चलते हुए जाइए और 2 किलोमीटर वापस तेज गति से चलते हुए आइए। अपने शरीर का पसीना बहाइए, पसीना बहाने से शरीर के रोग अपने आप बह जाया करते हैं। एक काम और करें और वो काम है अपनी जीवन शैली को ठीक करने के लिए पहले कुछ नियम और उपनियम बता रहा हूं और दूसरा काम ये करें कि जब आप योगाभ्यास करके आ चुके हैं तो उसके बाद घर में बैठकर ज्यादा ना सही 24 मिनट ही सही, 24 मिनट भी ना निकाल पाए तो 12 मिनट ही सही, 12 मिनट भी ना निकाल पाए तो 6 मिनट ही सही, लेकिन ईश्वर की प्रार्थना के लिए समय अवश्य निकालिए। जो व्यक्ति रोजाना ईश्वर की प्रार्थना करता है उस व्यक्ति का मन सदा पवित्र रहा करता है। ईश्वर की प्रार्थना करने से आदमी का मन पवित्र होता है, मन के दोष दूर होते हैं और आदमी के भीतर आत्मविश्वास लौटकर आता है कि ईश्वर मेरे साथ हैं। दिन भर में अगर कभी कोई बाधा या मुश्किल खड़ी भी हो जाती है तब भी व्यक्ति विचलित नहीं होता, क्योंकि सुबह सुबह प्रार्थना करके उसने अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया है और उसे विश्वास रहता है कि ईश्वर सदा मेरे साथ है। जीवन शैली को ठीक करने के लिए अच्छा होगा कि आप अपने कपड़ों को सुव्यवस्थित रखिए। अगर आपके कपड़े हैं, आपके कपड़े धुले हुए होने चाहिए, रोजाना धुले हुए वस्त्र पहनिए, रोजाना प्रेस किए हुए कपड़े पहनिए। कपड़े आदमी के व्यक्तित्व की पहचान हुआ करते हैं। कोई आदमी आपको पहले चरण में पहचानेगा, किस आधार पर पहचानेगा? आपके कपड़ों के आधार पर आपको पहचानेगा। आपके कपड़े सुव्यवस्थित होने चाहिए, यो नहीं कि जो मन में आया सो पैंट पहन ली, जो मन में आया सो कमीज पहन ली। अब रंगों का मैचिंग भी बैठाइए। जिस युग में आप जी रहे हैं आखिर उस युग के प्रभाव को भी हमें देखना पड़ेगा। व्यवस्थित कपड़े पहनिए। अगर आप अपने घर में कपड़े भी रखते हैं तो कपड़े भी व्यवस्थित रखिए। यो नहीं घर पर गए कहीं पर जूता पटक दिया, कहीं पर पैंट रख दी, कहीं पर लुंगी आपकी दिन भर पड़ी है। अपने कपड़ों को व्यवस्थित रखिए। ये आपकी जीवन शैली के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए जरूरी गुण हैं और अपने कपड़ों को व्यवस्थित रखिए। अगर आपको लगता है कि आप बड़े हो चुके हैं, 10वीं क्लास पास कर चुके हैं, तो 10वीं क्लास पास करने के बाद हर व्यक्ति को अपने बनियान और चड्डी अपने हाथों से धोने की आदत डालनी चाहिए। अगर 10वीं क्लास आप पढ़ चुके हैं, अर्थात आप इतने बड़े हो चुके हैं कि अब आपको जीवन की समझ आ चुकी है, जीवन की समझ आने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपने मम्मी से अपनी चड्डी बनियान धुलवाता है तो उसको पाप लगता है। अगर कोई
लड़का, अगर कोई लड़की अपनी मम्मी से अपनी चड्डी बनियान धुलवाता है तो उसको पाप लगा करता है। इसीलिए कहता हूं कि अपने चड्डी बनियान अपने हाथों से धोने की आदत डालिए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा भी है, भले उसकी शादी हो चुकी है, तो अपनी पत्नी से वो अपनी पैंट धुलवा ले, अपनी कमीज धुलवा ले, लेकिन अपने चड्डी बनियान अपने हाथों से धो करके रखने की आदत डाले। ये जीवन के मैनेजमेंट है, क्योंकि ये हमारे अंतरंगीय वस्त्र है, ये हमारे अधो वस्त्र हैं, और अधो वस्त्रों को अपनी पत्नी या अपनी मम्मी के हाथों से धुलवाना दोषपूर्ण कार्य कहलाता है। धर्मशास्त्रों ने ऐसा करने के लिए हमें मनाही की है। इसीलिए यह अनुरोध कर रहा हूं कि अपने चड्डी बनियान अपने हाथों से धोकर रखने की आदत डालें। अगर आप लोग स्वावलंबी जीवन जी सकें तो अति उत्तम। विदेशों में रेलवे प्लेटफार्म पर कुली नहीं होते, हवाई अड्डे पर वहां पर कुली नहीं रहा करते हैं, वहां पर हर आदमी अपना सामान अपने हाथों से उठाकर ले जाता है। हमारे देश में आदत ऐसी पड़ी हुई है कि हर महिला अपने घर में जिसके पास 2 पैसा है उस महिला से काम धाम होता नहीं है। काम धाम नहीं होता तो घर में नौकरानी चाहिए, बाई चाहिए। बाई चाहिए, घर में काम कौन कर रही है? कपड़े बाई धोती है, झाड़ू बाई लगाती है, पोंछा बाई लगाती है। अब पीछे काम क्या बचा? एक खाना बनाना। तो फिर महिलाएं बीमार नहीं होंगी तो और क्या होंगी? कोई महिला भैंस होगी, कोई महिला गाय होगी, कोई पाडी होगी, कोई मोटी होगी। बीमार नहीं होगी तो क्या होगा? पहले जमाने में जब भी किसी महिला के डिलीवरी केस आ जाया करता, क्या पता चल जाता डिलीवरी में है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि 8वें महीने में, पहले दूसरे महीने में नहीं बल्कि 8वें महीने में महिला से रोजाना 2 किलो गेहूं पिसवाए जाते थे, घट्टी पिसवाई जाती थी, तब उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाया करती थी। आजकल तो जैसे ही पता चलता है कि बच्चा 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, डॉक्टर के पास दिखाने जाओ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पहले चरण में ही कह दिया आराम, रेस्ट में, क्योंकि तुम रेस्ट में रहोगे तो वो सर्जरी से, ऑपरेशन से बच्चा पैदा कर सकेगा। सर्जरी से करेगा तो उसको 25,000 की आमदनी होगी, नॉर्मल करोगे तो 1500 में काम निपट जाएगा। जो महिलाएं अपने हाथों से काम नहीं कर पाती हैं उनकी फिर हालत ऐसी होती है, फिर उनके गोडे दुखते हैं। और आज भी जो महिलाएं अपना काम अपने हाथों से करने की आदत है, भले ही वो महिला 80 साल की भी क्यों ना हो गई हो। अभी अभी एक घर में मैं गया था, महावीर प्रेस के घर में गया था, और मैंने देखा कि उनकी 80 साल की महिला खाना बना रही है अपने हाथों से। जो महिला अपना काम खुद करने की आदत रखेगी वो 80 साल की हो जाएगी तब भी बूढ़ी नहीं होगी। और अगर काम केवल नौकर नौकरानियों से करवाने की आदत डाल दी तो आप 40 साल की उम्र में ही बूढ़े हो चुके हैं, नीचे नहीं बैठ पाएंगे। नीचे बैठेंगे बोले कमर दुखे, गोडा दुखे, घुटने दुखते हैं, नीचे नहीं बैठ सकते। तो भाई अब बैठो। गुरुजनों के पास भी लोग सामने आते हैं, कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, बोले साहब बैठ जाएं। भाई हमारे भले तुम माथे पर बैठो ना, हमारी तरफ से काम मना है। हमारे भले तुम माथे पर बैठो, हमारी तरफ से काम मना है। पूछते भी हमसे हो साहब कुर्सी लगा के बैठ जाए। भाई बैठ जाओ, कुर्सी नहीं सोफा सेट लगाओ, भाई जो अच्छा लगे वो लगाओ। लेकिन विनय गुण हमें क्या कहता है? विनय गुण हमें कहता है कि बड़ों के सामने नीचे बैठना चाहिए, पर नीचे बैठोगे कब? जब स्वावलंबी जीवन जियोगे। मैं तो पुरुषों से कहना चाहूंगा, भाइयों अगर आप लोग खाना खा लो ना तो खाना खाने के बाद अपनी थाली अपने हाथ से धोकर रखने की आदत डालें। अगर आप लोग अपने हाथों से बर्तन नहीं धोएंगे तो परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा आपने खाना खाया, खाना खा करके आप छोड़कर चले गए, 2 घंटे तक वो अन्न सड़ेगा, जीव जंतु पैदा होंगे, और फिर अगर वो बर्तन धुलेगा तो जीव जंतु की हिंसा का पाप और दोष लगेगा। अच्छा होगा कि हम खुद ही 1 मिनट लगता है, बर्तन सूख जाता है तो सूखे हुए बर्तन को धोने में 15 मिनट लगते हैं, पर अगर खाना खाया है हाथों हाथ अगर थाली धो के रख दी तो आधा मिनट में वो थाली धुल जाया करती है। पत्नी पर लोड भी नहीं पड़ता और जीव जंतु की जैना भी अपने आप हो जाती है, उनकी हिंसा का दोष भी हमें नहीं लगता, जूठन इधर उधर बिखरी हुई भी नहीं रहती है। यह हुआ स्वावलंबी जीवन जीने का तरीका। अगर आप सुबह उठते हैं अपने बिस्तर खुद उठाकर रखिए, खाना खाते हैं थाली अपने हाथ से धोकर रखने की आदत डालिए। हम महाराज लोग हैं, अपने बर्तन सारे हम लोग अपने हाथों से धोते। आपको बताऊं, आप लोग हमें गुरु मानते हैं, जो कुछ भी मानते होंगे, भगवान मानते होंगे, XYZ कुछ भी मानते होंगे, एक इंसान मानते होंगे, लेकिन हम लोग अपने बर्तन अपने हाथों से धोकर रखते हैं।
अपने हाथों से अपने बर्तन धोकर रखते हैं, तो अपने गुरु से ये जीवन की सीख लीजिए, ये जीवन की नसीहत लीजिए, प्रेरणा लीजिए कि हम भी अपने बर्तन अपने हाथ से धोकर रखने की आदत डालेंगे। ठीक है, खाना जो बना है वो तपेले भगोले, पत्नी धोले, मां धोले, बहन धोले, पर जिस थाली में खाना खाया है वो थाली नहीं धुलवानी चाहिए किसी और से। क्यों जी? जरा आप खुद सोचिए कि झूठे बर्तन किसी से धुलवाना पाप है या पुण्य है? झूठे बर्तन किसी और से धुलवाना पाप है या पुण्य है? अगर आपका मन कहता है पुण्य है तो छोड़ दीजिए, मत धोइए। पर अगर आपका मन कहता है कि यह पाप है तो अपने हाथों से धोने की आदत डाल लीजिए। एक कार कंपनी के मालिक हुए हैं फोर्ड। दुनिया में एक बहुत मशहूर कंपनी है और वो है फोर्ड कार। कहते हैं कि फोर्ड खाना खा रहे थे, तभी एक भारतीय व्यक्ति उनके वहां पर पहुंचा और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। फोर्ड ने कहा कि जरा 2 मिनट बैठिए, खाना खा लेता हूं। उसने पास में ही वो भी बैठ गया। बोले आप भी खाना लीजिए। बोले मैं तो खाना खा करके आया हूं। तो फोर्ड ने खाना खाया, खड़ा हुआ, अपनी थाली अपने हाथों से धोकर के रखने लगा। तो भारतीय व्यक्ति ने कहा आपके यहां पर 100 नौकर काम करते हैं और आप अपनी थाली अपने हाथों से धोकर रखते हैं। फोर्ड ने जो जवाब दिया वो जवाब हर व्यक्ति को सुन लेना चाहिए। और फोर्ड ने जवाब ये दिया था, बोले भाई साहब अपना बर्तन धोने में काहे की शर्म? जब सुबह व्यक्ति जाता है तो अपनी बैठक किसी और से थोड़ी धुलवाता है, अपनी बैठक अपने हाथों से धोता है। जब अपनी बैठक अपने हाथों से धोता है तो अपनी झूठी थाली किसी और से क्यों धुलवाई जाए? स्वावलंबी जीवन जीने की आदत डालिए। यह जीवन शैली को जीने का एक तरीका हुआ। अच्छा होगा जीवन शैली को ठीक करने के लिए आप समय का भी पालन करना सीखिए। ये नहीं कि जब इच्छा हुई तब कहीं चले गए, जब इच्छा हुई वहां से उठ करके निकल गए। समय का पालन कीजिए। अगर समय का पालन आप करेंगे, समय आपका पालन पोषण करेगा, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तभी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। लोगों की आदत यह है कि लोग समय पर नहीं चलते। हर आदमी घड़ी तो पहनता है पर घड़ी पहन करके समय पर चलता नहीं है, बस घड़ी देखता रहता है। हाँ अभी तो पहुंच जाएंगे, अभी तो हो जाएगा, अभी तो कर लेंगे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमी है और सबसे बड़ी कमी यह है कि यहां पर लोग समय पर नहीं चलते। अगर 2 बजे कहीं जाना है, मीटिंग का टाइम 2 बजे, लोग समझ के चलते 3 बजे तक तो शुरू होगी ही नहीं। ट्रेन पर जाओ, ट्रेन लेट, फ्लाइट से रवाना हो, फ्लाइट लेट, यहां पर बस से रवाना हो, बस लेट, लोगों से मिलने जाओ, लोग लेट। सत्संग रख लो तो सत्संग में लोग लेट। कि अगर लगता है 9:45 से 10:15 का टाइम है, कभी भी चले जाएंगे, अपने को कोई टैक्स थोड़ी देना पड़ता है, कोई यहां पर टिकट थोड़ी कटी है कि जब इच्छा हो तब चले जाएंगे। अब लोगों की आदत ऐसी पड़ गई है कि ठीक है कभी भी चले जाएंगे, समय पर चलिए, समय पर आइए, समय पर जाइए, समय का मूल्य समझिए। जीवन एक लिमिटेड समय का है। अगर हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं, 10 साल लोगों ने इंतजारी की, तब कहीं जाकर के हमारा यहां आगमन हुआ। अब अगर लोग फिर भी लेट लतीफी चलते रहेंगे तो परिणाम क्या होगा? हम फिर 10 साल के बाद आएंगे और हमारे ज्ञान का उपयोग आप लोग नहीं कर पाएंगे। जिस ज्ञान को हम लोगों ने 50 साल तक मेहनत करके अर्जित किया, आप लोगों को केवल 1 घंटे में वो सारा ज्ञान और अनुभव उपलब्ध हो रहा है, मुफ्त में वो उपलब्ध हो रहा है। और हम लोग समय पर न चलने के आदी और अभ्यस्त बन चुके हैं। समय पर चले, लेट लतीफ ना हो। यहां सभी चीजें लेट लतीफ चला करती है। ये आदत में आ चुका है। अपने समय का मूल्य समझिए, समय की कीमत समझिए। अगर समय की कीमत समझनी है तो जिंदगी में वर्ष भर की क्या कीमत होती है, ये किसी ऐसे विद्यार्थी से पूछिए। जिस विद्यार्थी ने परीक्षा दी लेकिन फेल हो गया, वो बता पाएगा कि मैंने CS के एग्जाम दिए थे लेकिन एंट्रेंस नहीं हो पाया, मैं 4 अंकों से पीछे रह गया। वो बताएगा कि साल भर की कीमत क्या होती है, जीवन में महीने भर की क्या कीमत होती है। ये किसी महिला से पूछो जिसका कि 9 महीने की बजाय 8 महीने में ही बच्चा पैदा हो गया। वो बता पाएगी कि अगर 1 महीना और बच्चा मेरे पेट में रह जाता तो वो मंद बुद्धि पैदा न होता। जीवन में सप्ताह भर की कीमत क्या है, ये किसी साप्ताहिक अखबार वाले से पूछो कि जो कि इस बार अपना अखबार पोस्ट करने से रह गया। जीवन में 1 दिन की क्या कीमत होती है, ये किसी दैनंदिनी मजदूरी करने वाले मजदूर से पूछो जिसको 1 दिन की मजदूरी न मिल पाई और शाम को उसको खाने के लिए रोटी के भी लाले पड़ गए। जीवन में 1 घंटे की कीमत क्या होती है, ये किसी राजा सिकंदर से पूछो जिसने कहा था कि अगर मुझे 1 घंटे की जिंदगी और दे दी जाए तो उसके बदले में मैं अपना आधा राज्य देने को
तैयार हो सकता हूं। जीवन में 1 मिनट की कीमत क्या होती है, ये पूछो किसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 1 मिनट पहले जो व्यक्ति बाहर निकल गया, वो बता पाएगा कि अगर मैं 1 मिनट लेट हो जाता तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ, उस हमले में मैं भी मारा जाता। जीवन में 1 सेकंड की कीमत क्या होती है, ये किसी ओलंपिक धावक से पूछो, जो कि केवल 1 सेकंड के कारण स्वर्ण पदक से वंचित हो गया और कांस्य पदक पर जाकर के उसे संतोष करना पड़ा। समय का मूल्य समझें, समय की कीमत समझें। यहां पर हालत सब चीज लेट लतीफ चलती है। एक आदमी पति पत्नी में झगड़ा हो गया, एक आदमी के पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। पति ने निर्णय कर लिया कि वो जाकर के आत्महत्या कर लेगा। उसने कहा कि मैं जाता हूं और ट्रेन के नीचे जाकर के कट जाता हूं। पत्नी ने कहा छोड़िए, ये बंदर की धमकियां छोड़िए, मरना है तो मर जाइए। उसने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूं, मर जाता हूं, तू मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दे, तू मेरे लिए टिफिन तैयार कर दे। बोले भाई ये कौन सा मरने का तरीका हुआ, लोग मरने के लिए जाते हैं, कोई टिफिन लेके थोड़ी जाते हैं। बोले भाई पता नहीं, ये ट्रेन है, हिंदुस्तान की ट्रेन है, कहीं लेट हो गई तो, और मैं मरने जा रहा हूं, कोई भूखे मरने थोड़ी जा रहा हूं। समय पर चलिए, समय पर आइए, हर काम अपने समय पर पूरा करने की कोशिश कीजिए। 24 घंटे रोज भगवान हमें देता है। इन 24 घंटों का कौन व्यक्ति कैसा सार्थक उपयोग करेगा, ये इंसान की समझ पर निर्भर करता है। 24 घंटे बहुत होते हैं। अगर आपको टाइम टेबल के हिसाब से सब काम निपटाएंगे, आप एक दिन में 25 काम निपटा लेंगे। और अगर टाइम की वैल्यू न समझेंगे तो एक दिन में 5 काम भी निपटाना आपके लिए भारी हो जाएगा। अगर आप सुबह सुबह ही कागज उठा लेते हैं और सारे कार्य, दिन भर के कार्य कागज पर नोट कर लेते हैं और कागज के हिसाब से फिर पूरा दिन अगर आप चलना शुरू कर दें, आप दिन भर में 25 काम निपटा लेंगे, फिर भी आपके पास टाइम बच जाएगा। तो पहली चीज है, और वो चीज है अपनी जीवन शैली को ठीक करना। लाइफ मैनेजमेंट सीखने के लिए पहला गुण है और वो है अपनी जीवन शैली, अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए। दूसरी चीज है और वो है अपनी विचार शैली। दिमाग पर गौर कीजिए और अपनी विचार शैली को ठीक कीजिए। जैसे इंसान के विचार होते हैं वैसी ही इंसान की वाणी होती है, जैसी इंसान की वाणी होती है वैसे इंसान के शब्द बनते हैं, जैसे इंसान के शब्द होते हैं वैसा ही इंसान का व्यवहार होता है, जैसा व्यवहार होता है वैसी क्रियाएं होंगी, जैसी क्रियाएं होंगी वैसी आदतें बनेंगी, जैसी आदतें होंगी वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनेगा। अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व को ठीक करना है तो आदमी को अपने विचारों को सबसे पहले ठीक करना होगा। जैसे इंसान के विचार होंगे वैसे ही उसकी जिंदगी भी प्रभावित होती चली जाएगी। महात्मा गांधी कहते हैं कि महात्मा गांधी रोजाना सुबह सुबह जब नाश्ता करते थे तो नाश्ते में हर रोज खजूर खाया करते थे। उनके लिए खजूर भिगोने का दायित्व था वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल सोचने लगे यार ये गांधी जी है, इतनी दुबली पतली काया है, रोज 10 खजूर खाते हैं, एक काम करता हूं आज मैं इनके लिए 15 खजूर भिगो देता हूं। 15 खजूर भिगो दिए गए। अगले दिन महात्मा गांधी नाश्ता करने लगे, खजूर खाने लगे। 1, 2, 5, 7, 10, 12, 14, 15। गांधी जी को लगा यार आज खजूर कुछ ज्यादा लगते हैं। उन्होंने वल्लभ भाई पटेल से पूछा क्या बात है भाई पटेल, आज खजूर कुछ ज्यादा भिगोए हैं क्या? बोले मैंने सोचा कि 10 में और 15 में क्या फर्क पड़ता है, आप रोजाना 10 खाते हैं, इसकी बजाय अगर 15 खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। महात्मा गांधी चुप हो गए। 2 मिनट के बाद वल्लभ भाई पटेल को अपने पास बुलाया और कहा वल्लभ भाई पटेल अब कल से केवल 5 खजूर ही भिगोना, कल से केवल 5 खजूर ही भिगोना। बोले क्यों, क्या हुआ, केवल 5 खजूर? बोले भाई तुमने मुझे जीवन का मंत्र दे दिया, जीवन का मंत्र दे दिया। तुमने कहा कि 10 में और 15 में क्या फर्क पड़ता है, तो मैंने चिंतन किया कि जब 10 में और 15 में कोई फर्क नहीं पड़ता तो 10 में और 5 में क्या फर्क पड़ेगा। जो आदमी अपरिग्रह के बारे में विचार करेगा, जो व्यक्ति अपरिग्रह के बारे में सोचेगा, उस व्यक्ति के जीवन में भी अपरिग्रह जीवन में चरितार्थ होगा। जो भी व्यक्ति अपरिग्रह के बारे में सोचेगा तो उसके जीवन में अपरिग्रह आएगा। जो अहिंसा के बारे में सोचेगा वो अहिंसा को जीवन में जिएगा। जैसे इंसान के विचार होंगे वैसा इंसान अपना जीवन भी जीने की कोशिश करेगा। इसीलिए ये आदमी के लिए जरूरी है कि आदमी अपने अपने विचारों को सुव्यवस्थित करे। देख ले कि कहीं उसके दिमाग में आलतू फालतू के विचार न उठते हों। दुनिया में 2 तरह के कुत्ते होते हैं, एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। हमारे दिमाग में भी विचार कुछ होते हैं पालतू, कुछ होते हैं फालतू। तो अगर हमारे दिमाग में भी फालतू के विचार उठते हो, निकाल कर बाहर फेंकिए, क्योंकि फालतू के दिमाग
हमारे दिमाग को बोझिल करते हैं, टेंशन देते हैं, दिमाग पर लोड बढ़ा दिया करते हैं। और जीवन जीने का मंत्र ही यही है, LML। जीवन जीने का मंत्र यही है, LML। चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए मगर LML। L यानी लोड, M यानी मत, L यानी लो, लोड मत लो। चाहे जैसी स्थिति हो जाए लेकिन अपने दिमाग पर LML, लोड मत लो। ये मेरा सबसे प्यारा गुरु मंत्र है और गुरु मंत्र यही है, लोड मत लो। चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, जिसको जन्मना है वो जन्मे, मरने वाला मरे। अपना तो उसूल ही यही है। कोई कहता है साहब मैं डूब रहा हूं, बचाओ बचाओ, लो भाई हाथ बचा लेते हैं। कोई कहता है मैं तो डूबना चाहता हूं, ले भाई एक धक्का। और तू जैसा जिसमें खुश, अपन उसमें खुश। अपन तो एक ही मंत्र जीते हैं और वो है लोड मत लो। चाहे जैसी स्थिति, अपने दिमाग पर लोड मत लो। हर चीज को सहजता से ले लो, शब्दों को भी, व्यवहारों को भी, परिस्थितियों को भी सहजता से ले लो और अपने विचारों को, अपने दिमाग को प्रभावित मत होने दो। हमेशा दूसरों के गुण देखो, अपने विचारों को परफेक्ट बनाने के लिए, अपने विचारों को ठीक करने के लिए कहना चाहता हूं, कभी भी दूसरों के अवगुण मत देखो। अवगुण वही व्यक्ति देखा करता है जो खुद कमीना हुआ करता है। दूसरों की कमियां वही व्यक्ति देखा करता है जो व्यक्ति खुद कमीन होता है। दूसरों के अवगुण मत देखो। अवगुण देखने से अपन उसका कोई भी उपयोग न कर पाएंगे। जब भी देखो सद्गुण देखो, चाहे सद्गुण अपने देखने हो या किसी और के देखने हो, हमेशा सद्गुणों पर नजर रखो। इसीलिए कहता हूं हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखो। क्या करो, हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखो। ये कहलाएगा आदमी के विचारों को ठीक करने का तरीका, कि व्यक्ति हमेशा दूसरों के गुण देखता है। जब भी लगता है झगड़ा होने जा रहा है पति और पत्नी के बीच, सास और बहू के बीच, भाई या बहन के बीच, जब भी लगता है झगड़ा होने जा रहा है, पहला काम करो आधा गिलास भरा हुआ देखो। भाई वो अभी तक मेरे कितने काम आया, पापा ने अब तक मेरा कितना साथ निभाया है, मैं पापा से किस आधार पर लड़ने के लिए जाऊंगा। अगर पापा ने 2 शब्द मुझे कह दिए तो क्या हुआ, यही तो वो पापा हैं जिसने मुझे जन्म दिया, पालन किया, पोषण किया, दुकान करवाई, शादी करवाई, मेरे लिए सारा खर्चा प्रबंध किया। क्या अगर पापा ने मुझे 2 शब्द कह दिए इससे मैं इतना विचलित हो गया? अपने मन को वापस ठीक कीजिए, अपने विचारों को ठीक कीजिए और विचारों को ठीक करके अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। कभी भी नेगेटिव विचार अपने दिमाग में आने मत दीजिए। जैसे ही लगता है नेगेटिव विचार आ गए, तत्काल अपने आप पर कंट्रोल करो। अपने आप से अनुरोध करो कंट्रोल। अपने मन से कहो कंट्रोल। भाई कंट्रोल क्या सोच रहा है? तो किसी की हिंसा के बारे में सोच रहा है, किसी का अहित सोच रहा है, किसी का सर्वनाश करने का सोच रहा है। कंट्रोल। अपने दिमाग पर झट से अपने आप को कहें कंट्रोल, और कंट्रोल कहते ही दिमाग कंट्रोल में आ जाएगा, नियंत्रण में आ जाएगा, और नियंत्रण में आते ही आपके विचार वापस सकारात्मक बन जाएंगे। विचारों को हमेशा सकारात्मक रखो, आत्मविश्वास मूलक विचार रखो, हमेशा श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले विचार रखो। विचारों को अपने आप में व्यवस्थित करना ये इंसान की लाइफ मैनेजमेंट का दूसरा तरीका हुआ। इसलिए सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसी ही वाणी भी होती चली जाएगी। वाणी को अगर ठीक करना है तो पहले विचारों को ठीक करना होगा। विचार सबके प्राइवेट होते हैं, पब्लिकली किसी के विचार होते नहीं है। सबके विचार प्राइवेट होते हैं, और प्राइवेट विचार कोई देखता तो नहीं है, लेकिन व्यक्ति की अपनी आत्मा देखती है। व्यक्ति के अंतर्मन में बैठा हुआ भगवान देखता है कि व्यक्ति हमारे लिए अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है। अगर बुरा सोचोगे तो बुरा बोलोगे भी, बुरा सुनोगे भी, बुरा देखोगे भी। पर अगर बुरा सोचोगे ही नहीं, हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचोगे, तो अच्छा ही देखोगे, अच्छा ही बोलोगे, अच्छा ही सुनोगे। गांधी के 3 बंदरों को अगर देश में लागू करना है तो ये तभी लागू हो पाएंगे जब चंद्रप्रभ के 4 बंदर लागू हो पाएंगे। और वो चौथा बंदर कहता है बुरा मत सोचो, हमेशा अच्छा 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 सोचो, हमेशा अच्छा 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 सोचो। संत उस्मान हैरी किसी रास्ते से गुजर रहे थे कि तभी ऊपर से किसी ने राख गिरा दी और वो सीधी आकर के संत उस्मान पर गिर गई। जैसे ही राख गिरी कि उस्मान ने आसमान की ओर नजर उठाई और खुदा का शुक्रिया अदा किया और कहा भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, तूने केवल राख में ही निपटा दिया।
भगवान तेरा लाख लाख शुक्र कि तुमने केवल राख में ही निपटा दिया। साथ चलने वाले युवक ने कहा कि केवल राख में निपटा दिया, हम मतलब नहीं समझ पाए। बोले मतलब इसका साफ है कि मेरे भीतर कितने अवगुण हैं ये तो मैं जानता हूं, भगवान ने केवल राख में ही निपटा दिया, बाकी हम तो आग में जलाने के लायक थे, बाकी हम तो आग में जलाने के लायक थे। भगवान का शुक्रिया है कि उसने केवल राख में निपटा दिया। ये कहलाती है इंसान की पॉजिटिविटी, कि गलत वातावरण बन गया, विपरीत वातावरण बन गया, लेकिन फिर भी आदमी ने अपना धैर्य रखा, अपनी शांति रखी और शांति रख करके विपरीत वातावरण में भी जीतने की कोशिश की। नंबर 2, अपने विचारों को, पहला नंबर है अपनी जीवन शैली का मैनेज कीजिए, दूसरा है अपने थॉट्स का मैनेज कीजिए, अपनी विचार शैली का मैनेज कीजिए, तीसरा है और वो है आपकी भाषा शैली। आप क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसका मैनेज कीजिए। एमबीए अगर करनी है तो अपनी भाषा शैली को ठीक करने की एमबीए कीजिए, मैनेजमेंट कीजिए। आदमी की भाषा ही आधे काम बिगाड़ती है और आदमी की भाषा ही आधे काम सुधारती है। घर में 2 भाई होते हैं, एक भाई लोगों से झगड़ा करके आता है, दूसरा भाई झगड़े जो हो चुके हैं उनको वापस निपटा करके आता है। एक भाई की भाषा झगड़े करवाती है और दूसरे भाई की भाषा सुलहनामा करवाया करती है। ये जबान में ही अमृत होता है और जबान में ही विष हुआ करता है। आप अपने हाथों में भले ही ब्रासलेट पहनते हो, गले में सोने की चैन पहनते हो, पर जिंदगी की सुंदरता न तो ब्रासलेट से बढ़ेगी न ही सोने की चैन से बढ़ेगी। इंसान के जीवन की सुंदरता इंसान की मीठी और मधुर भाषा से बढ़ेगी, इंसान की मीठी और मधुर भाषा से बढ़ेगी। जैसे इंसान की भाषा होगी आखिर उसके पास वापस लोग वैसा ही तो बोलने वाले आएंगे। मैं अपने मोहल्ले की बात बताऊं, मेरे मोहल्ले में एक महिला रहती थी जो थोड़ी डेड आंख से देखती थी, काणी नहीं थी पर डेड आंख से देखती थी, यानी कि थोड़ी सी ऊंचा ताना करके देखा करती थी। उसका देवर बड़ा बदमाश प्रकृति का, चालू प्रकृति का छोरा, और वो हमेशा अपनी भाभी को काणी भाभी काणी भाभी काणी भाभी कहा करता था। उस महिला का हमसे कुछ प्रेम ही था, वो हमसे कहा करती थी ये मुझे मेरा देवर हमेशा काणी भाभी कहता है, मेरे को काणी थोड़ी हुई, ये मुझे 10 लोगों के बीच में काणी काणी कहता है। एक दिन की बात, देवर आया, बाहर से आया और आकर कहने लगे काणी भाभी छाछ तो पा। घर से बाहर से आया और घर आकर बोलने लगा ए काणी भाभी छाछ तो पा। उसने मुझसे कहा कि देखिए अब ये कैसे बोलते हैं काणी भाभी छाछ तो पा, अब मैं कोई छाछ क्या, मैं तो दही की लस्सी इनको पिला दूं, पर ये मुझे काणी क्यों कहते हैं। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप घर के भीतर जाइए, छाछ बनी हुई है। बोले हाँ साहब बनी हुई है। मैंने कहा अंदर जाइए और छाछ के ऊपर का जो पानी है ना, छाछ के ऊपर का नितरा हुआ पानी वो 1 गिलास भर के ले आइए। बोले मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा कुछ मुश्किल नहीं होगी, मैं जानता हूं आपके देवर को, उसमें कितनी ताकत है मैं जानता हूं। बोले ठीक है। वो अंदर गई, 1 गिलास छाछ के ऊपर का पानी नितरा हुआ पानी और ला करके दे दिया देवर के हाथों में। देवर के हाथों में जैसे दिया उसने कहा ये छाछ थोड़ी है तो पानी है पानी। मैंने कहा भाई जैसी तेरी वाणी वैसे ही छाछ में पानी, जैसी तेरी वाणी वैसे ही छाछ में पानी। वो छाछ अब पानी पिए तो पिए कैसे, फेंक दिया। मैंने उस भाभी से कहा, मैंने कहा प्यारी भाभी आप बहुत अच्छी हैं, सचमुच बहुत अच्छी हैं, जरा 1 गिलास छाछ मुझे भी पिला दीजिए। वो अंदर गई, दही जमा हुआ था, लस्सी बनाई, ऊपर से मलाई डाली और गुलाब जल का छिड़का भी दिया और लाकर के मुझे लस्सी पिला दी, लस्सी दी। देवर ने कहा वाह भाई वाह, इसको तो पिलाती हो लस्सी और मुझे पिलाती हो पानी। मैंने कहा भाभी को कहेगा अच्छी तो पीने को मिलेगी लस्सी, जैसी तू बोलेगा वैसा तुम्हारे साथ व्यवहार होगा। अगर अच्छा बोलोगे तो अच्छा लौट कर आएगा, बुरा बोलोगे तो बुरा ही लौट करके आएगा। इसीलिए कह देना चाहता हूं, जब भी बोलो अदब से बोलो, जब भी बोलो रेस्पेक्ट के साथ बोलो, जब भी बोलो मधुर और मिठास से बोलो। शब्द शब्द में बड़ा अंतर होता है। तुलसी मीठे वचन से सुख चुप उपजे चहु और, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन से,
मीठे अगर बोलोगे तो उसे चारों तरफ सुख ही सुख पैदा होगा। ये तो वशीकरण मंत्र है। अगर कोई व्यक्ति वशीकरण मंत्र सीखना चाहता है तो हमेशा अदब से, रेस्पेक्ट के साथ, विनम्रता के साथ अपनी वाणी को बोलने की आदत डालिए। अपने आप लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अपनी वाणी को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को मैनेज करना सीखिए। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो जीवन की एमबीए यही है कि पहले चरण में जीवन शैली को ठीक कीजिए, उसको मैनेज कीजिए। दूसरे चरण में अपनी विचार शैली को ठीक कीजिए। तीसरे चरण में अपनी भाषा शैली को ठीक कीजिए। और चौथे चरण में व्यक्ति अपनी व्यवहार शैली का मैनेज करे। व्यवहार और बर्ताव ही इंसान की पहचान बनाती है। जैसा इंसान का व्यवहार होगा, बर्ताव होगा, आचरण होगा, बैठना होगा, वैसे ही तो इंसान की पहचान बनेगी। अच्छा व्यवहार कीजिए, विनम्रतापूर्वक व्यवहार कीजिए। जब भी किसी के साथ अगर बातचीत करनी हो, व्यवहार करना हो, रेस्पेक्ट। अगर आप विनम्र बनेंगे तो यह मत समझिए कि विनम्रता लाने से अगले का सम्मान बढ़ता है। विनम्रता लाने से आपका अपना सम्मान बढ़ा करता है। अगर रेलवे स्टेशन पर आपके पापा जी आए हैं, रेलवे स्टेशन पर आपके पापा जी आए और आप उनको रिसीव करने के लिए गए, आप गए और जाते ही अगर आपने 1000 लोगों के बीच में उनके चरण छुए हैं तो उनके चरण छूने से आपके पिताजी का मान नहीं बढ़ा, बल्कि बेटे का मान बढ़ा कि उसने 1000 लोगों के बीच भी अपने पिता के पांव छुए। विनम्र लड़का है। आपकी विनम्रता की पहचान हुई, आपकी पहचान हुई। सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में जब लाहौटी जी ने भारत के उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधिपति की शपथ ली थी, तो शपथ लेते ही सबसे पहले पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और पूरे देश ने देखा कि जैसे उन्होंने शपथ ली, शपथ लेने के बाद सामने ही उनकी 90 वर्ष की बूढ़ी मां बैठी थी। वो खड़े हुए और खड़े होकर के जाकर के अपनी मां के चरण स्पर्श किए। पूरे देश ने ये देखा। ऐसा करके उन्होंने अपना मान बढ़ाया, अपना गौरव बढ़ाया। जो भी व्यक्ति विनम्रता से पेश होगा उसका गौरव बढ़ेगा, उसका सम्मान बढ़ेगा। राष्ट्रपति रूजवेल्ट, अमेरिका की राष्ट्रपति रूजवेल्ट कहते हैं कि रूजवेल्ट बैठी थी अपने कक्ष में कि तभी पीए आया और पीए ने आकर के कहा कि बाहर में एक बूढ़ी महिला आई है और वो आपसे मिलना चाहती है। बोले मिलना चाहती है? बोले कितनी बूढ़ी है? बोले 80 वर्ष की है। आप आज्ञा दे तो उसको अंदर ले आऊं। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा कि वो 80 वर्ष की है, मैं अभी तक 68 वर्ष की हूं, वो मुझसे 12 वर्ष बड़ी है, उसको मत बुलाओ, मैं उठ करके उससे मिलने के लिए चली जाती हूं। यह है आदमी की विनम्रता। यह है आदमी की विनम्रता। आप भले ही कितने ही बड़े से बड़े क्यों ना हो गए हों, अब राष्ट्रपति से बड़े तो क्या होंगे, राष्ट्रपति से बड़े तो क्या होंगे, लेकिन राष्ट्रपति भी अगर यह विवेक रखता है कि सामने आने वाला व्यक्ति मुझसे ज्यादा बूढ़ा है, मुझसे ज्यादा बुजुर्ग है, तो मुझे सामने उठ करके जाना चाहिए। यह विनम्रता का गुण, यह आदमी की कुलीनता बनती है। आदमी की कुलीनता कोई अरबपति घर में पैदा होने से नहीं हो जाती। आदमी की कुलीनता बनती है आदमी के इस तरह के विनम्रता भरे गुणों के द्वारा। कुछ सीखने के लिए उदाहरण देता हूं। हमारे यहां पर एक शख्स आते हैं, उनका नाम है धर्मपाल जी जैन। लगभग उनकी उम्र होगी 78-80 के बीच में, लगभग 78 से 80 वर्ष के बीच में उनकी उम्र होगी। हमने देखा कि जब वो हमारे यहां पर आकर के रहते हैं 2-2 महीने के लिए, तो उनके जो जवाई हैं, दामाद हैं, वे दामाद लोग आते हैं और वो दामादों को दरवाजे तक पहुंचाने के लिए जाते हैं। ठीक है, हमें भी लगता है कि भाई ये भारतीय संस्कृति है, यहां पर जवाई अगर घर पर आता है तो उसको छोड़ने के लिए लोग दरवाजे तक जाते हैं, ये इंसान का एक सद्व्यवहार है। लेकिन हमने देखा कि अगर उनकी बेटियां भी आ रही हैं उनसे मिलने के लिए, तो बेटियों को भी वो घर के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। और तो और अगर उनके नाती, उनके दोहिते भी अगर उनसे मिलने के लिए आए हैं तो दोहितों को भी वो घर के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए, छोड़ने के लिए जाते हैं। ये हुई इंसान की विनम्रता भरी बर्ताव की कहानी। आदमी सीखे केवल ये नहीं कि आपके घर में दामाद आया तो ही आप उनको छोड़ने के लिए जाएंगे। आपके घर में अगर कोई आता है, खड़े होइए, सम्मान दीजिए उनको। ये मत देखिए कि जो आपके घर में आए हैं वो छोटे हैं कि बड़े हैं। हमारे यहां का प्रिंसिपल है, सामान्य तौर पर कहा जाता है कि संत बड़े होते हैं और साध्वी छोटी होती है, लेकिन हम अपने जीवन में इस नियम को नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं हमारे घर पर चाहे साधु आया चाहे साध्वी आई,
चाहे वो पूर्व प्रवर्जित है कि बाद में प्रवर्जित हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है कि हमसे छोटा है कि बड़ा है। हमारे घर पर, हमारी देहरी पर, हमारे द्वार पर अगर कोई संत आया है, वो छोटा है चाहे बड़ा, हम दरवाजे तक उसको लेने के लिए जाएंगे और जब वो जाएगा तो वापस पहुंचाने के लिए दरवाजे तक जाएंगे। ये गुण सीखा जाना चाहिए। ये विनम्रता का गुण है, ये मिलनसारिता का गुण है, और मिलनसारिता और विनम्रता का ये गुण अपन लोगों को सिखाता है कि किस तरह का व्यवहार हमें करना चाहिए। एक और शख्स की बात बताऊं, व्यक्ति का नाम है मोहनचंद जी ढड्ढा। एक दफा की बात है, मद्रास के व्यक्ति हैं, एक दफा की बात है वो हमारे पास आए, बहुत बड़े अरबपति आदमी हैं। तो कोई बहुत जरूरी मीटिंग थी, वो हमारे पास आए, फ्लाइट से रवाना होकर के आए, और तभी अलग अलग शहर से अलग अलग लोगों का पहुंचना था। तो बड़े अरबपति, बड़े व्यक्ति, बड़ी ऊंची पहुंच वाले, तो वो आ गए थे 1 घंटा पहले। मान लीजिए कि 2 बजे की मीटिंग थी, वो 1 बजे आ गए। और तभी हमारे बड़े भाई साहब कलकत्ता से बाई ट्रेन रवाना होकर के आए थे। वो ट्रेन से रवाना होकर के आए, उनकी ट्रेन 1 घंटा लेट थी, तो वो पहुंचे 2:30-3 बजे। तब तक 2 घंटे तक मस्ती से आराम से उन्होंने इनकी इंतजारी की। न केवल इंतजारी की, बल्कि बड़े भाई साहब उनसे उम्र में 30 साल छोटे। कितने छोटे? 30 साल छोटे। लेकिन जब बड़े भाई साहब वहां पर आए, बड़े यानी उनके बड़े नहीं, हमारे बड़े भाई साहब जब वो आए तो सामने खड़े हुए। वो ढड्ढा जी जो 30 साल बड़े थे, खड़े हुए, और न केवल खड़े हुए, खड़े होकर के सामने गए और उनकी सूटकेस अपने हाथों में लेने की कोशिश की। यह कहलाता है इंसान का बड़ा व्यवहार, विनम्र व्यवहार। यह कहलाता है आदमी की असली कुलीनता। कि लोग कहते हैं ना कि बड़े कुल का आदमी है, तो बड़े कुल की पहचान किसके द्वारा होगी? ये इंसान के बड़े व्यवहार के द्वारा आदमी के बड़े कुल की पहचान होगी। ये मैनेज करना सीखिए। यह कहलाता है आदमी का अच्छा व्यवहार। तो हमेशा मिलनसारिता का गुण अपने साथ रखिए। कभी भी किसी को दुश्मन मत समझिए। यह मत समझिए कि ये मेरा दुश्मन है, मैं इससे नहीं मिलूंगा, ये मेरा मतलब नहीं रखता, वैर की गांठ बंधी हुई है। अगर घर के द्वार पर दुश्मन भी आ जाए तो भी वो स्वागत के योग्य हुआ करता है। अगर घर के द्वार पर दुश्मन भी आकर के खड़ा हो जाए तो उसको प्रणाम किया जाना चाहिए, उसका आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए। घर पर अगर अतिथि आता है, सम्मान करना सीखो, उसका आतिथ्य सत्कार करो। याद रखो, जिस घर में अतिथियों का सम्मान होता है, अतिथियों का आदर होता है, अतिथियों के लिए सम्मानपूर्वक भोजन की व्यवस्था होती है, उनका घर घर नहीं होता, बल्कि उनका घर भी किसी तीर्थ के समान पवित्र हो जाया करता है। उस घर की अगर मिट्टी को भी माथे से लगाया जाए तो चंदन की चुटकी का काम करती है। आतिथ्य सत्कार के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। मिलनसारिता का गुण हमें अपने जीवन के साथ जोड़कर रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, अगर कभी किसी के प्रति रोष पैदा भी हो जाए, गुस्सा आ भी जाए, तब भी भूल चूक करके भी अपने गुस्से को कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। उग्रता कभी नहीं धारण करनी चाहिए। उग्रता धारण करने से न केवल आदमी अपना संतुलन खो बैठता है, बल्कि दूसरों के साथ अपने संबंध भी तोड़ बैठता है। हो सकता है कभी किसी का शब्द हमें चुभ गया, हो सकता है किसी का व्यवहार हमें रुष्ट कर बैठा, लेकिन भूल चूक करके भी अपनी उग्रता अपने चेहरे पर मत आने दीजिए। अपने जेहन में जहर पीने की आदत रखिए कि अगर मेरे भीतर क्रोध पैदा हो गया तो मैं उस क्रोध को पी जाऊंगा, क्रोध को किसी भी स्थिति में प्रकट नहीं करूंगा। यह कहलाएगा आदमी का व्यवहार का मैनेजमेंट, बिहेव मैनेजमेंट। और 5वां जो व्यक्ति को मैनेजमेंट सीखना चाहिए वो है आदमी की कार्यशैली का मैनेजमेंट। किस तरीके से आप कौन सा कार्य निपटाते हैं, यह आदमी के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी काम को अगर करते हैं, काम को हमेशा पूजा समझकर कीजिए, प्रार्थना समझकर कीजिए। वर्क एज वर्शिप। कार्य ऐसे करो जैसे कि आप कोई पूजा और प्रार्थना कर रहे हो। कार्य को कभी भी छोटा मत समझो। किसी भी कार्य को कभी भी छोटा मत समझो। यह मत समझो कि झाड़ू मैं कैसे लगाऊं, अरे पोंछा कैसे लगाऊं। मैं तो कहना चाहूंगा तुम कार्य को पूजा की तरह करो। अरे झाड़ू भी ऐसे लगाओ जैसे कोई रविंद्र जैन संगीत का एल्बम बना रहा हो। अरे पोंछा भी ऐसे लगाओ जैसे कोई रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि का निर्माण कर रहे हो। झाड़ू पोंछा भी इतने सलीके से लगाओ, इतनी तबीयत से लगाओ कि आपका झाड़ू पोंछना लगा हुआ कुल देवता भी आकर के देखना चाहे तो देख करके आपकी पीठ थपथपा सके। कार्य को कभी छोटा मत समझो, हर कार्य को पूर्णता देने की कोशिश करो। जब तक कोई कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक कभी भी अधूरा काम नहीं छोड़ना चाहिए। यह आदत डाल देनी चाहिए कि मैं जब तक काम अपना पूरा नहीं हो जाएगा मैं अपना काम बीच में
नहीं छोड़ूंगा। अगर मम्मी कहती है कि बेटा खाने का टाइम हो गया, मम्मी आप कहें तो मैं पहले खाना खा लूं, नहीं तो जो हाथ में काम लिया हुआ है वो काम पूरा कर लूं। मम्मी कहती है नहीं बेटा पहले खाना खा लो, तब खड़े होकर के खाना खा लो, और खाना खाते ही जो काम आपने उठाया हुआ था उस कार्य को पूरा करने की आदत डालो। ये सब आदतें हैं आदमी के जीवन में जो आदमी को मैनेज करती है। देखिए मैं आपको कहानी सुनाता हूं, घटना बताता हूं। हमारे पिताजी एक दिन की बात, रात को 2 बजे उन्होंने हम दोनों मुनियों को जगाया। उनके 3 साल का अखंड मौन व्रत लिया हुआ था, उन्होंने मौन ले लिया था कि अब जब तक जीऊंगा मौन रखूंगा। तो एक रात को 2 बजे उन्होंने हमें जगाया, ताली बजाई, हम दोनों उठे। उठते ही उन्होंने कहा, हाथ के इशारे से उन्होंने कहा, उन्होंने अपना प्याला दिखाया और प्याले में कहा कि इसमें मेरे दांत नहीं है, इसमें मेरे दांत नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि आप भी गजब के आदमी हैं, अरे रात को 2 बजे आपको खाना थोड़ी है जो आपको दांत अभी चाहिए। बोले कि नहीं, खाने और ना खाने से कोई मतलब नहीं है, मेरी चीज सुव्यवस्थित रहनी चाहिए। रात को 2 बजे उन्होंने हमें जगाया, अपने दांत ढूंढवाए और प्याले में रखवाए, बोले अब भले सो जाओ। तो बेटे भी सो गए, बाप भी सो गया, लेकिन बाप ने सोने से पहले बेटों को जिंदगी भर के लिए अक्ल दे दी कि अपना हर कार्य सुव्यवस्थित होना चाहिए, अपना हर कार्य सुव्यवस्थित होना चाहिए, हर चीज अपनी सुव्यवस्थित रखो। अगर आप अपनी चीज को व्यवस्थित रखेंगे, लोग लाइट जाते ही टॉर्च ढूंढनी शुरू करते हैं। अरे भाई बाद में टॉर्च मत ढूंढो, टॉर्च पहले से ही सुव्यवस्थित रखो, ताकि लाइट जाती है आधी रात को भी अगर टॉर्च ढूंढना पड़े तो ढूंढते ही मिल जाए। जो व्यक्ति मैनेजमेंट सीख करके विद मैनेज अगर अपने जीवन को जीता है, वो व्यक्ति रात के 2 बजे भी अगर सुई को ढूंढना चाहेगा तो उसे सुई मिल जाएगी, और जो मैनेज करके नहीं चलता वो दिन के 12 बजे भी अगर टॉर्च को ढूंढना चाहेगा तब भी उसे नहीं मिल पाएगी। टॉर्च को ढूंढना चाहेगा तो टॉर्च नहीं मिल पाएगी। हर आदमी दूसरों को व्यवस्थित देखना चाहता है, हर बाप चाहता है मेरा बेटा व्यवस्थित रहे, हर पति चाहता है मेरी पत्नी व्यवस्थित रहे, कपड़ा व्यवस्थित पहने, खाए पिए व्यवस्थित। दूसरों को व्यवस्थित देखना आसान है, लेकिन खुद को खुद का व्यवस्थित करना अपने आप में एक चुनौती है, अपने आप में एक साधना है। खुद का मैनेज करना अपने आप में एक साधना है, और यही साधना करने के लिए आप लोगों को आज मैंने संबोधित किया है और ये कहने की कोशिश की है कि आदमी का सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एमबीए हो तो केवल बिजनेस मैनेजमेंट सीखेंगे, पर अगर आप LMA लाइफ मैनेजमेंट अगर सीख लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी खुशहाल रहेगी, पूरी जिंदगी व्यवस्थित रहेगी। याद रखिएगा, अगर हम कुत्ते बन करके इस दुनिया में आएंगे तो चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते हमें काटने को मिल जाएंगे, पर अगर हम राजकुमार बन करके दुनिया में जिएंगे तो चारों तरफ राजकुमार ही राजकुमार हमें मिलते चले जाएंगे। आप सब लोग राजकुमार बने और राजकुमार की तरह जिंदगी अपनी दुनिया में जी करके जाएं। इसी भावना के साथ मैंने ये सब बातें आप लोगों को निवेदन की है। 10:15 बज चुके हैं, आप लोग खड़े हो सकते हैं।